नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज बाल विकास और मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आने वाली है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यहाँ पर लगभग 30 प्रश्नों की जो सीरीज है, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं और ये एक टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। और ये वीडियो है वो लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 दोनों के लिए, क्योंकि मनोविज्ञान तो दोनों ही में ही है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कॉमन विषय रहने वाला है। साथियों, आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न साथियों ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय निर्माण के जो सही चरणों को क्रम में आपको क्या करना है, जमाना है। तो साथियों, पहले तो प्रत्यय निर्माण होता क्या है, सबसे पहले से हम समझ लेते हैं। जैसे प्रत्यय मतलब किसी देखी गई वस्तु की मानक प्रतिमा बनना ही क्या कहता है, प्रत्यय निर्माण कहलाता है। अगर हम इसी क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका निरीक्षण आता है, यानी आपको सबसे पहले क्या होना था, निरीक्षण करना होता है साथियों। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे हम निरीक्षण करेंगे, 2 नंबर पे बाद में हम क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हम क्या करेंगे, उनका पृथक्करण करेंगे, यानी उन्हें अलग-अलग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हमारा सामान्यीकरण का आता है 4 नंबर पे साथियों, और 5 नंबर पे हमारा आता है परिभाषा का निर्माण। तो ये प्रत्यय निर्माण का ये क्रम रहता है साथियों, आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे इसे मिला सकते हैं आप, ठीक है। और अगला सवाल है सर, एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी साइकोलॉजी के अंदर एलईडी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलईडी जो शब्द देने वाले हैं साथियों, वो है चोमस्की। कौन है साथियों, चोमस्की है, ठीक है। और चोमस्की ने ही ये नाम दिया है एलईडी, ठीक है। चोमस्की का एक सिद्धांत है साथियों, मनोभाषिक सिद्धांत। उन्होंने यहाँ पे मनोभाषिक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रत्येक बालक में भाषा अर्जन की क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। भाषा अर्जन की क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। साथियों, भाषा अर्जन तंत्र का पूरा नाम ही क्या है, एल ए डी है साथियों, भाषा अर्जन तंत्र का, ठीक है। एल का मतलब होता है साथियों लैंग्वेज, और आपका जो ए है उसका मतलब होता है एक्यूजेशन, ठीक है, लैंग्वेज एक्यूजेशन, ठीक है। और डी का मतलब होता है साथियों डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक्यूजिस्टेशन और डिवाइस, ये आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों, ये चौमस्की के सिद्धांत से संबंधित है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है गाल्टन के अनुसार जो बुद्धि है, गाल्टन के अनुसार बुद्धि क्या है। बुद्धि सीखने की गति है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, बुद्धि पहचानने और समझने की शक्ति है, और बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है। साथियों, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, इसमें सी ऑप्शन है ना, सही रहेगा। बुद्धि पहचानने और समझने की शक्ति है साथियों, इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि बुद्धि सीखने की शक्ति, ये किसने कहा है, ये बंकीगम ने कहा है, ठीक है साथियों। और दूसरा है जो बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये साथियों बोरिंग ने दी है, ये परिभाषा किसने दी है, बोरिंग ने। और यहाँ लिखा है बुद्धि पहचानने और समझने की शक्ति है, ये किसने कहा साथियों, ये गाल्टन ने कहा है। जो गाल्टन है उन्होंने यहाँ पे इसको यहाँ पे दिया है। और बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्या है, एक विधि है, ये किसने कहा है, वुड्रो ने कहा है। तो आपका तो यहाँ पे गाल्टन के अनुसार जो बुद्धि है वो आपकी बुद्धि पहचानने और समझने की शक्ति है। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर के ने किया है, उसके किस निबंध से इसका प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर इसका सभ्यता और संस्कृति से, सभ्यता और प्रकृति से, सभ्यता और प्रगति से, संस्कृति और सभ्यता से। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, सभ्यता और प्रगति, इस निबंध से इसकी क्या होगी, शुरुआत हुई है साथियों। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की निर्देशात्मक विधि है, यानी शिक्षण की जो निर्देशात्मक जो विधि है वो कौन सी है, प्लेवे विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, या खोज विधि। तो यहाँ पर जो निर्देशात्मक जो विधि है ना साथियों, वो प्रदर्शन विधि है। कौन सी विधि है साथियों, प्रदर्शन विधि है। तो इसका बी ऑप्शन आप इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, सुविधाहीन समूह को संदर्भित करता है, जो सुविधाहीन है उसको कौन संदर्भित करता है। तो यहाँ पर इसमें साथियों कौन सा ऑप्शन रहेगा, देखो हम देखते हैं। वे छात्र जो अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हो, ठीक है, ये इसका पहला ऑप्शन है। जो छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, तीसरा ऑप्शन है। जो छात्र साथियों सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, उपयुक्त सभी। तो इसमें सारे साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन डी, इसमें आप एक एक ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। साथियों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है, यानी कैसा सिद्धांत है जो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ पर गतिविधि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, शिक्षा जीवन से संबंधित सिद्धांत, या दंड का सिद्धांत। तो बाल केंद्रित शिक्षा को जो बढ़ावा देने वाला नहीं, आपको नाम से पता चल रहा है, दंड का सिद्धांत। दंड देने से कहीं भी बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक विकास के अपने दिए गए सिद्धांत के सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी ऐसे कौन से विचारक है जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत है ना मेल नहीं खाते हैं। तो कौन सा सिद्धांत मेल नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पियाजे ने कौन सा दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट है साथियों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उसके बाद में लिखा है वाइगोत्स्की ने कौन दिया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ये भी बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये सारे तीनों क्या है, बिल्कुल राइट है साथियों। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा भी मेल खाने का ऑप्शन इसमें नहीं है। अगला सवाल है साथियों, मनोलैंगिक विकास में जो सुप्तावस्था है उसकी अवधि क्या है।
यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसमें जो सुप्तावस्था होती है वो आपकी 6 से लेकर 12 तक होती है। सुप्तावस्था कहाँ से होती है? 6 से लेकर 12 तक की होती है साथियों। तो 6 से लेकर 12 साल तक की जो उम्र है उसे हम सुप्तावस्था के नाम से जानते हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत, ठीक है। ये एरिक एरिक्सन ने यहाँ पे दिया है। अगला सवाल है साथियों, किसकी रचना सक्रिय रूप से करते हैं? ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा कटा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कि संसार बच्चे ना वो संसार के बारे में अपनी जो समझ है ना, उस समझ की जो रचना है ना वो सक्रिय रूप से करते हैं। ये कथन किसने कहा है? तो ये साथियों जीन पियाजे ने कहा है। यहाँ पर आपको वापस देख लेते हैं, यहाँ लिखा है बच्चे, यहाँ पे बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ये कथन किस वैज्ञानिक का? तो यहाँ पे जीन पियाजे का साथियों, बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है, एक बच्चा एक हास्य पुस्तक में सुपर हीरो के बारे में पढ़ता है। एक बच्चा है जो हास्य किताब में से क्या करता है? सुपर हीरो के बारे में पढ़ता है और उसकी नकल करने की वो क्या करता है? कोशिश करता है। तो इस तरह की नकल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे साथियों? प्राथमिक अनुकरण, माध्यमिक अनुकरण, सामाजिक अनुकरण या सामान्यीकरण? कौन सा आपका इसमें ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा? ठीक है, तो साथियों इसमें सी ऑप्शन राइट रहेगा, सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? जीवन शक्ति का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन? तो साथियों अभी वर्तमान में मानव अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को अवसर देता है। साथियों यहाँ पे लिखा है, सभी वातावरणीय कारक विकास को क्या करते हैं? आकार देते हैं, ठीक है। तो शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता या सांस्कृतिक, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा साथियों? तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा, पौष्टिकता की गुणवत्ता इसमें बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट रहेगा साथियों। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को क्या करते हैं? आकार देते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सर शारीरिक गठन। शारीरिक जो गठन है ना उसके अलावा सभी वातावरणीय कारक विकास को क्या करते हैं? आकार देते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बाल विकास का सिद्धांत ढूंढना है, ये कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है साथियों। अगला है, सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंत्य क्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल सही है साथियों। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। साथियों ये एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, ये आपका डी ऑप्शन है, इसमें आपका क्या है? गलत रहेगा साथियों। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे 15वां प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ये विकसित कर रहा है, वह विकसित कर रहा है नियमों की प्रतिगणना, स्वायत्तता, किशोरावस्था अकड़पन या परिपक्वता? साथियों 15वें का आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा बी ऑप्शन, स्वायत्तता के बारे में वो कर रहा है, ठीक है। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पैतृक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का करता है, तो ये स्वायत्तता इसमें रहेगा राइट बिल्कुल आंसर। स्वायत्तता बिल्कुल इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला है साथियों, यहाँ पे लिखा है, ब्रॉन फेन ब्रोनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उनके विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, और ये संबंध रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं? मध्य मंडल से, लघु मंडल से, वृत्त मंडल से या बाह्य मंडल से साथियों? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन लघु मंडल से। साथियों लघु मंडल इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यानी ब्रोफेन बोनर ने पारिस्थितिकी तंत्र की 5 मंडल इन्होंने दिए हैं, तो लघु मंडल के अंदर यहाँ पे ये क्या होता है? विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि के साथ विकास को क्या करते हो? वो प्रभावित करते हैं, बिल्कुल साथियों। अगला सवाल है, अध्यापिका ने ध्यान दिया है कि पुष्पा अपने अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वे एक सवेशक या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे साथियों? यहाँ पर पुष्पा है अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वे एक वेशक या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। यानी कोई साथी या कोई मार्गदर्शन देता है तो वो ऐसा कर सकती है, तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है साथियों? इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा? तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ या मचान, पाठवशीकरण, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा सर, पहाड़ और मचान, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। इसमें क्या होता है कि बालक सीखता है और एक अध्यापक या किसी बड़े व्यक्ति का उसमें सीखते समय क्या होता है? समर्थन होता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है वो भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता है साथियों? कौन सा कौशल है जो यहाँ पर भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता है? भावना के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार? तो जो आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, सी ऑप्शन, भावनाओं की आलोचना, ये इसमें संबंध नहीं रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेंगे साथियों। आगे चलते हैं, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। बालकों की जो बुद्धि है ना उसका मापन किया जाता है, तो बालकों की बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है साथियों? यहाँ पर देखते हैं, ए वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ए वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा? तो बालकों की जो बुद्धि का जो मापन है ना वो ए वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों से किया जाता है। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों, ए ऑप्शन इसका आप बिल्कुल राइट लगा सकते हैं।
20वां सवाल है हमारे साथियों, यहाँ पे देखते हैं मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य आपको क्या करना है, देखना साथियों, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला, एक छात्र की उपस्थिति का डेटा प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा है मूल्यांकन की एक अवधिक प्रक्रिया के लिए या शैक्षिक उपलब्धि को मापने और छात्रों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना, या किसी विषय में किसी व्यक्ति की ओर इस अग्रसर करना यानी इशारा करना। तो यहाँ पे मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है ना साथियों, वो सी ऑप्शन वाला बिल्कुल राइट रहेगा। इस शैक्षिक उपलब्धियों को मापने और छात्रों को बेहतर बनाने की दिशा में क्या करना है, काम करना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। किससे सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, लिखा है इसमें, किसी सवाल को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है, यानी सीखने के लक्षण के रूप में इसे नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे देखने, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता करती है, बिल्कुल सही है साथियों। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम रूप घटित होती है, परिणाम स्वरूप घटित होती है, बिल्कुल ये साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला है यहाँ पे, व्यवहार का अध्ययन है ना वो सीखना है, ये गलत है साथियों। अधिगम लर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल ये भी साथियों। तो सी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत रहेगा साथियों। बाकी 3 ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेंगे साथियों। 22वें सवाल की तरफ चलते हैं। 22वां सवाल हमारा यहाँ पे आ रहा है साथियों। इसमें लिखा है यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत, थोड़ा सा आप देख लो, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें, जैसे चीजें कार्य या लाभ में वो क्या करता है, बदल सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है। टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन करना, और एक ऑप्शन इसमें और आ जाता है ए प्रकट संवेदीकरण। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, क्या लिखा साथियों, देखो, एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में उसे क्या करता है, बदल सकता है, जिसको टोकन इकोनॉमी कहते हैं साथियों। टोकन इकोनॉमी, इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या रहेगा साथियों, करेक्ट रह जाएगा। अगला सवाल बिल्कुल इसमें देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, जब चालक कार का सीट बेल्ट बांध लेता है और कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है, तो ये किसका उदाहरण है साथियों। दोबारा देखते हैं हम यहाँ पे, जब चालक कार का सीट बेल्ट क्या करता है, बांध लेता है, तब कार का जो सीट बेल्ट है ना वो बजर बजना है ना वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसा उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा उदाहरण है, तो यहाँ पे देखते हो, सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक दंड का, या नकारात्मक दंड का। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन का होगा साथियों, ये नकारात्मक पुनर्बलन का होगा साथियों, बिल्कुल इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। 24वां सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन की क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। तो यहाँ पर साथियों देखो, इसमें कौन सा शोधन रहेगा, प्रक्षेपण रहेगा, प्रतिगमन रहेगा, बाधा निराकरण रहेगा। तो व्यक्तित्व क्या है, समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, तो इसमें साथियों ये रहेगा बाधा निराकरण। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल क्या रहेगा, राइट। ये समायोजन की क्या है, अप्रत्यक्ष विधिया होती है, ठीक है। एक होती है अप्रत्यक्ष विधिया और एक होती है प्रत्यक्ष विधिया। जैसे शोधन है, प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है, दमन है, युक्तिकरण है, या तदात्मीकरण है, ये डायरेक्ट क्या है, अप्रत्यक्ष विधि होती है। क्या होती है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधिया होती है। लेकिन यहाँ पर बाधा निराकरण हो गया, लक्ष्य प्रतिस्थापन हो गया, मार्ग परिवर्तन हो गया, ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष विधि होते हैं। इसका आपका अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष पूछा है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल क्या राइट रहेगा साथियों। अगला यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है साथियों, इसमें लिखा है कि यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, यहाँ पर व्यक्तित्व के टाइप ए और टाइप बी का जो सिद्धांत है ना उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो यहाँ पे फ्रीडमैन ने किया साथियों, ये बिल्कुल राइट, आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है अच्छी स्मृति की क्या विशेषता है, अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं शीघ्र पुनः स्मरण का, शीघ्र पहचान का, अच्छी धारण का, या उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर साथियों हम देखते हैं सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, सृजनशील बालक है ना वो जिज्ञासु होता है, बिल्कुल राइट है। सृजनशील बालक है ना वो साहसी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो गया साथियों, तो होता ही है। सृजनशील बालक क्या होता है, साहसी होता है, इसमें ये बिल्कुल आपका गलत रहेगा साथियों। आगे लिखा है सृजनशील बालक बहुमुखी होता है, ठीक है, सही बात है, बहुमुखी होता है, कई सारे क्षेत्रों में जाता है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, ये भी होता है। आपका बी ऑप्शन इसमें गलत रहेगा साथियों, नहीं होता है, लिखा है साहसी होता है, इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत रहेगा। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी जो आरटी है उसके अनुसार यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर क्यों पढ़ाना चाहिए साथी, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पढ़ाना है चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो क्यों पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे देखो, घर पर माता पिता को देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, ठीक है, या खास तौर पर, यहाँ पे देखो लिखा है आगे, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाया जाए जो विद्यालय में है, या इसमें आगे लिखा साथियों एक और ऑप्शन है, समावेशी शिक्षण व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था के अंदर क्या है कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेगा साथियों, करेक्ट रहेगा। आज का 29वां सवाल है, यहाँ पे लिखा है मार्गरेट मीड के अधीनों से व्यक्तित्व निर्माण के जिन कारकों का महत्व सामने आया साथियों, उसका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा, सांस्कृतिक कारक आपका बिल्कुल इसमें राइट रहेगा। आज का और अंतिम सवाल पे यही रहेगा साथियों,